अपने किसानों को अपने राज्य के अंदर हर खेत में पानी पहुंचाए, ये ड्यूटी राज्य सरकार की है। बावजूद इसके भारत सरकार हर तरह का मदद करने के लिए तैयार है। देखा आपने 2 एग्जाम्पल, दोबारा मुआवजा दे रही है, बिजली का पोल गाड़ दिया उसको हटाने के लिए पैसा दे रही है, सुरक्षा के लिए जो भवन बनना है उसका पैसा दे रही है। सुरक्षा की जिम्मा लॉ एंड ऑर्डर किसका सब्जेक्ट है? स्टेट का सब्जेक्ट है। लेकिन चूंकि ये 3 जिलों के 2 राज्यों के 3 जिलों के किसानों का भला भारत सरकार चाहती है, मोदी सरकार चाहती है, मोदी जी चाहते हैं, इसलिए इतना लिबरल होके नए नियम बनाकर या नियमों को शिथिल करके इतना काम कर रही है और करने के लिए तैयार है। समिति जिसको आप मंडी कह रहे हैं, इसको समाप्त किया, लेकिन समाप्त करने के बाद इन्होंने कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की। इन्होंने कोई दूसरा ऐसा सिस्टम डेवलप नहीं किया जिससे किसानों को एमएसपी मिल सके, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल सके या उचित मूल्य मिल सके। दोनों में से कोई नहीं मिला। मंडी के अभाव में कह लीजिए या बिहार सरकार की इच्छा शक्ति का अभाव कह लीजिए, किसानों के प्रति उदासीन रवैया कह लीजिए, कारण चाहे जो भी हो, लेकिन ये अकाट्य सत्य है, ये सच्चाई है कि बिहार में धान को ही अगर लें तो न्यूनतम समर्थन मूल्य से लगभग 500 रुपये कम किसानों को भुगतान किया जाता है। उस पर चिंता व्यक्त नहीं की, कभी ये नहीं सोचा कि हम कौन सा सिस्टम डेवलप करें। इसमें 2-3 चीज़ें प्रमुख हैं। एक तो ये है कि बिहार में सरकार के पास भंडारण की क्षमता नहीं है। पैक्स के जो गोदाम हैं वो तुरंत भर जाते हैं और फिर यही बहाना बनाया जाता है कि गोडाउन भर गया, अब ये खाली होगा तब आपका धान खरीदा जाएगा, और वो खाली होता नहीं है। दूसरा, वेब्रिज नहीं है, सरकारी स्तर पर वेब्रिज नहीं है, निजी स्तर पर भी बिहार में बहुत कम है। तो किसान अपना ट्रैक्टर ट्रॉली में धान भर के कतार में कई दिन खड़े रहते हैं। अब उनके पास एक ही ट्रैक्टर है, ट्रॉली में धान भर के, और वही सीजन बुआई का भी होता है, लेकिन उसमें कुछ खास योजनाएं होती हैं जो अति महत्वपूर्ण है। जैसे अभी जिस तरह से जल का अभाव लोगों ने झेला है, अभी भी झेल रहे हैं, थोड़ी बारिश हुई है अभी हाल के दिनों में, तो जल संरक्षण के लिए मनरेगा के तहत हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच के तहत, उनकी इच्छा अनुसार देश के हर जिले में 75 अमृत सरोवर का निर्माण होना था। क्योंकि ये आज़ादी का 75वां वर्ष है और इसको भारत सरकार और भारतीय जनता पार्टी ने भी अमृत महोत्सव के रूप में मनाया। उसी के तहत ये योजना भी है, हर जिले में मनरेगा के तहत 75 अमृत सरोवर का निर्माण। अब इसका भी एक छोटी सी रिपोर्ट है, देख लीजिए। अमृत सरोवर के माध्यम से हम देश भर में वाटर कंजर्वेशन को बढ़ावा देना चाहते हैं, मगर बिहार सरकार राष्ट्रीय औसत से काफ़ी पीछे चल रही है। जहां देश में तकरीबन 67,000 अमृत सरोवर पूरे हो चुके हैं, वहीं बिहार में अभी मात्र 4,418 चिन्हित में से सिर्फ 2,710 ही पूरे हुए हैं। पूरे देश में 67,000 अमृत सरोवर का निर्माण हो गया, कार्य पूर्ण हो गया। यहाँ कितना हुआ है? 6710, 2710। इन लोगों ने चयन किया 4418 और पूरा हुआ केवल 2710। ये देख लीजिए किस तरह से बिहार सरकार, इनका निकम्मापन, इनके बिहार सरकार के अंदर भ्रष्टाचार, हर चीज़ में यहाँ करप्शन है। ना यहाँ कोई नियम है, ना कोई कानून है, यहाँ अंधा कानून है। सुशासन बाबू का कुशासन यहाँ लागू है, लोग इसके लिए झेलने को मजबूर हैं। सरकार लगातार नाकाम हो रही है और
विपक्ष का क्या रोल होना चाहिए इसमें? विपक्ष का जो रोल है हम लोग कर रहे हैं। हमने प्रेस वार्ता ही इसीलिए बुलाया, हमने आप लोगों को आमंत्रित किया इसी बात के लिए कि आपके माध्यम से हम जनता तक सच्चाई पहुँच ले जाना चाहते हैं। हम सच्चाई बताना चाहते हैं जनता को, और बिहार सरकार की नाकामी पर उनको आईना भी दिखा रहे हैं कि आप सुधरिए, आप अपनी कार्यशैली बदलिए, आपके अंदर जो नेगेटिविटी है, जो नकारात्मक संस्कार पैदा हो गया है, उसको ख़त्म करिए, जनता का काम करिए, सकारात्मकता में आइए, राज्य का विकास करिए, राज्य के लोगों का भला करिए, गरीबों का कल्याण करिए। भारत सरकार देने के लिए तैयार है, कम से कम उसको लीजिए। तो आप सरेंडर कर रहे हैं। गांव में जाइए, किसी भी गांव में, किसी भी टोले में चले जाइए जहां दलित आबादी है, पूछ लीजिए क्या सब लोगों का घर बन गया। लेकिन बिहार सरकार कह रही है कि यहाँ सब लोगों का बन गया, यहाँ कोई वेटिंग लिस्ट नहीं है। और 5.5 लाख से भी अधिक आवास बिहार सरकार ने सरेंडर किया। अब इसका जवाब तो राज्य सरकार के लोगों को देना चाहिए कि क्यों सरेंडर किया। यहाँ प्राइमरी स्कूल को अपग्रेड करके इंटर कॉलेज में परिणत कर दिया गया, लेकिन टीचर वहाँ प्राइमरी स्कूल के बराबर भी नहीं है, ना तो संख्या के मामले में है, ना ही गुणवत्ता के मामले में है। अब आप ही लोग से मैं पूछता हूँ कि जो शिक्षक प्राइमरी टीचर है और उसके लिए वो नियुक्त हुए हैं, कैसे वो मिडिल स्कूल के छात्र को और हाई स्कूल के स्टूडेंट को और इंटर कॉलेज के विद्यार्थी को पढ़ा देगा? ये संभव नहीं है। नंबर 2, बिहार की राजधानी पटने में और दूसरे जिलों में विद्यालय भवनों का ये हाल है। कमरा 1 है, ब्लैक बोर्ड 2 है, स्कूल 5 है। 5 स्कूल, 1 कमरा, 2 ब्लैक बोर्ड, 2 टीचर अलग अलग ब्लैक बोर्ड पर अलग अलग क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हैं एक ही कमरे में। क्या पढ़ाएंगे? कैसे बच्चे समझेंगे? इस टीचर की बात क्रॉस होगा, कोई बच्चा नहीं सीख सकेगा, कोई बच्चा नहीं पढ़ सकेगा। लेकिन बिहार के अंदर इतना मेधा है, इतनी मेरिट है कि यहाँ के बच्चे किसी भी तरह से, चाहे निजी स्कूल में पढ़ें बिहार के अंदर या बिहार से बाहर जाके शिक्षा ग्रहण करें, वो हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देश के किसी अन्य राज्य से ज़्यादा हिस्सेदारी ले लेते हैं, ज़्यादा सफल हो जाते हैं। बिहार सरकार इस पर कृपा करके अपनी पीठ ना थपथपाए। ये यहाँ के बच्चों का मेरिट है, यहाँ के बच्चों की मेधा है। अगर यहाँ के बच्चों को यहीं क्वालिटी एजुकेशन दिया जाता, स्तरीय शिक्षा दी जाती, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाती, तो न जाने बिहार के बच्चे और कहाँ पहुँच जाते, क्या क्या नहीं कर लेते। लेकिन उनको शिक्षा की और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की सुविधा बिहार के अंदर नहीं है, तो कहीं से पढ़ के, कहीं से सीख के सफल हो लेते हैं, परीक्षाओं में पास कर जाते हैं, सफल हो जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। राज्य सरकार से मैंने पहले अनुरोध किया है कि कृपा कर इस पे आप अपनी पीठ न थपथपाएं। शिक्षा के क्षेत्र में एक और बहुत बड़ी बेईमानी ये हो रही है, बहुत बड़ी हकमारी हो रही है, नाइंसाफ़ी ये हो रही है कि यहाँ के जो नौजवान हैं काफ़ी मेहनत करके, लगन से पढ़ाई करके किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं। सालों लगता है उनको उस परीक्षा की तैयारी करने में, चाहे वो बैंकिंग से जुड़ा हो या बिहार सरकार की अपनी जो परीक्षाएं हो रही हैं नियुक्ति संबंधित, उससे जुड़ा हो। लेकिन कोई ऐसी परीक्षा नहीं है जिसका पेपर लीक नहीं होता। बिहार में जितनी परीक्षाएं बिहार सरकार के द्वारा आयोजित हैं, चाहे वो बीपीएससी हो या और दूसरी कोई परीक्षा हो, सब
के प्रश्न पत्र पहले ही लीक हो जा रहे हैं, फिर परीक्षा वो स्थगित हो रही है, कैंसिल हो रही है, तो उनका लगन, उनकी पढ़ाई, उनका लक्ष्य, उनमें एक निराशा छा जाती है बच्चों में। तैयारी जो उन लोगों ने की है इस आशा उम्मीद के साथ, लेकिन पेपर लीक होने से एक तो बेईमानी भी है और दूसरा कि अब आगे कब परीक्षा होगी इस अंदेशा में वो पड़ जाते हैं, निराश हो जाते हैं, बच्चे बहुत उत्साहित हो जाते हैं। बिहार सरकार ने इस पर अभी तक कंट्रोल करने का कोई भी कड़ा कदम नहीं उठाया। हर परीक्षा में पेपर लीक होने के बाद केवल खानापुरी होती है कि जांच के लिए कमेटी गठित कर दी है, जांच होगी, कार्रवाई होगी, होता कुछ नहीं है, फिर अगली परीक्षा में पेपर लीक होता। तो ये भी बिहार सरकार की एक कामयाबी ही है। सर, भारत सरकार के द्वारा एक एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है जो बनारस से चलकर औरंगाबाद से होते हुए कलकत्ता तक जा रही है। सर, उसमें किसानों को मुआवजा के लेकर के मामला चल रहा है जो 14 लाख रुपए पर एकड़ दिया जा रहा है। इसमें क्या कहेंगे सर, क्या उचित है किसान को 14 लाख रुपया मुआवजा मिलना चाहिए पर एकड़? इसमें क्या सभी जमीन को एक ही भाव दिया जा रहा है, चाहे वो आवास का हो या खेती का हो, सबका एक ही रेट है। इसमें क्या कहेंगे? देखिए, जैसा कि आप बता रहे हैं कि सभी ज़मीन के मुआवजा का दर एक ही है, अगर ऐसा है तो सही नहीं है। भूमि का वर्गीकरण है और उसी आधार पर मुआवजा की राशि तय होती है, उसका दर तय होता है। कृषि भूमि, कृषि योग्य भूमि, उसके बाद विकासशील भूमि होती है, उसका एक कैटेगरी ये भी है। तीसरा है आवासीय और चौथा जिसका सबसे अधिक दर होता है वो है कमर्शियल, व्यवसायी। लेकिन अगर एक ही दर लगाया जा रहा है, चाहे वो कृषि की हो या कमर्शियल हो या रेसिडेंशियल हो, तो ये गलत है। नियम में ऐसा उल्लेख है, ऐसा प्रावधान है कि अलग अलग किस्म की भूमि का अलग अलग दर होगा मुआवजा का। दूसरी बात इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि भारत सरकार को अपनी किसी परियोजना के लिए, चाहे वो रेल की हो, सड़क की हो या कहीं एनटीपीसी या किसी और के द्वारा कोई कारखाना लगाया जाना हो, भूमि का मालिक राज्य होता है। भूमि पर आधिपत्य राज्य सरकारों का होता है। केंद्र सरकार को अगर ज़मीन की आवश्यकता है किसी परियोजना के तहत, तो वो अधियाचना करती है, रिक्विजिशन देती है। ज़मीन एक्वायर करके, अधिग्रहण करके देना और मुआवजे का दर तय करना, ये अधिकार, पूर्ण अधिकार राज्य सरकार को। राज्य सरकार जो दर निर्धारित करके देती है, इनकी ज़मीन है, इतनी ज़मीन है, इसका किस्म ये है, दर ये है, उसी के आधार पर भारत सरकार भुगतान करती है। अगर ऐसा हो रहा है, मुझे पहले भी शिकायत मिली है कि ऐसा हो रहा, तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी को पत्र के माध्यम से अवगत कराया है, एग्जाम्पल देते हुए, उदाहरण देते हुए कि यहाँ भूमि व्यावसायिक है, जहाँ राइस मिल है, कई पेट्रोल पंप है, बाकी संस्थान हैं, लेकिन वहाँ कृषि योग्य भूमि बताकर उसका दर कम निर्धारित किया गया है और ऐसा अन्य जगहों से भी शिकायत मिल रही है। दूसरा, इसमें किसानों के साथ नाइंसाफ़ी का, हकमारी का एक बहुत बड़ा वजह ये भी है करप्शन, भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार के कारण जो ईमानदार लोग हैं उनकी हकमारी हो रही है। एक ही ज़मीन बगल में अलग दर निर्धारित किया जाता है और ठीक उसके खेत से, उसकी ज़मीन से लगे दूसरे किसान हैं, अगर उन्होंने रिश्वत की राशि नहीं दी तो उनको कम दर निर्धारित करके भुगतान लेने के लिए कहा जाता है। करप्शन भी इसमें एक बहुत बड़ा कारण है
और विकास बाधित होने का, बिहार में विकास नहीं हो पाने का एक कारण ये भी है कि जो एग्रीव्ड किसान होता है, जिनको ग्रीवांस होता है, जिनको शिकायत होती है कि बगल वाले को ये दर दिया गया, सेम नेचर की ज़मीन मेरी भी है, हमें भी वही दर मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं मिला इसलिए कि उन्होंने रिश्वत की राशि नहीं दी, तो फिर वो कोर्ट चले जाते हैं। अब कोर्ट जाने के कारण वो मामला सब जुडिस हो जाता है, अधिग्रहण वहीं रुक जाता है और विकास बाधित होता है, काम नहीं हो पाता। औरंगाबाद ज़िले में इसके कई उदाहरण हैं। एनटीपीसी में इसी भूमि अधिग्रहण में जो करप्शन हुआ, जो फेक पेमेंट हुआ, बेनामी आदमी को भुगतान किया गया, उस पर सीबीआई का मामला चल रहा है। औरंगाबाद ज़िले में दाऊदनगर नासरीगंज के बीच में जो सोन पुल का निर्माण हुआ है, सोन नदी पर पुल का निर्माण हुआ है, उसके अप्रोच में इसी तरह की बात हुई, इसी तरह का करप्शन हुआ कि बगल वाले को कोई दर और उनके बगल वाले को कोई दर। तो किसान हाई कोर्ट चले गए। उसके बाद बहुत दिनों तक मामला वो पेंडिंग रहा। अंत में बहुत मुश्किल से जब किसानों को वो समान दर देने की बात हुई, तब जाके दाऊदनगर की तरफ से, मतलब औरंगाबाद ज़िले में संपर्क पथ का, अप्रोच रोड का निर्माण हो सका। औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र के और साथ साथ झारखंड के पलामू ज़िले, औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र के औरंगाबाद और गया जिला, ये 3 जिलों के किसानों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय केंद्रीय मंत्रिपरिषद में लिया, जिसके तहत 1836 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई। इस राशि से उत्तर कोयल नहर परियोजना का अधूरा काम और कुटकू डैम बनने के पश्चात जो डूब क्षेत्र में ज़मीन आएगी, उनके किसानों को एक बार मुआवजा मिल गया था, लेकिन दूसरी बार मुआवजा देने के लिए भारत सरकार ने राशि की स्वीकृति दी है। मैंने 6 तारीख को ही आप लोगों के साथ प्रेस वार्ता में ये बताया था कि ये देश में शायद पहला उदाहरण होगा, शायद मैंने कह रहा हूँ, हो सकता है और कोई हो, क्योंकि मेरी जानकारी में नहीं है, पहला ही है कि एक ही ज़मीन का मुआवजा दो बार मिले। इस बात को प्रमुखता से जनता के सामने नहीं रखा गया, जबकि मैंने कहा था कि ये एक अनोखा उदाहरण है कि एक ही ज़मीन का मुआवजा दूसरी बार सरकार दे, और वो इसलिए दिया जा रहा है कि पलामू, औरंगाबाद और गया के 25 लाख से अधिक किसानों का भला हो। लेकिन जैसे ही ये बात आई तो खबर, एक नकारात्मक खबर छपी और मेरे ऊपर ये आरोप लगाया गया कि ये इलेक्शन स्टंट है, ये चुनावी स्टंट है। एक आरोप मेरे ऊपर और भी है, जैसा कि लोगों ने बताया कि कहीं खबर छपी है कि एक पार्टी के लोगों ने ये कहा कि एमपी ने एक भी पत्र इस परियोजना के काम को पूरा करने के लिए नहीं लिखा है। ये बहुत ही हास्यास्पद है। मैं विस्तार में इसका उत्तर दे रहा हूँ। और साथ साथ ये भी कहा गया कि किसी ने सपना देखा था। सपना देखना बुरा नहीं है, लेकिन नींद से जगने के बाद अगर वो सपना अच्छा है, उसको आप अमल करना चाहते हैं, तो उसके लिए प्रयास करना होगा कि आपका सपना पूरा हो। सपना हम भी देख लें आज
कि हमारे संसदीय क्षेत्र में हर जगह सोना ही सोना हो, सड़कें सोने से जड़ित हों, यहाँ का एक एक भवन स्वर्ण मंडित हो, लेकिन उस सपने को पूरा करने के लिए हम कुछ ना करें, कोई प्रयास मेरी तरफ से ना हो, तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। तो सपना देखना बुरा नहीं है, अपनी नाकामी को छिपाने के लिए अपने पूर्वजों को का नाम लेना, ये मेरी समझ से और बड़ी मूर्खता है। कम से कम उनकी प्रतिष्ठा जो पूज्य हैं, उनकी प्रतिष्ठा को तो बचने दीजिए। आपने तो जो किया वो तो जिला देख रहा, तो कम से कम अपने पूर्वज जो सबके पूज्य हैं, मेरे भी पूज्य हैं, उनका नाम तो इसमें मत घसीटिए। एक बात और कहना चाहूँगा आप लोगों के माध्यम से, चुनौती के साथ बताता हूँ कि मुझसे 15 साल में एक पत्र नहीं लिखने के विषय में कहा गया और मेरे ऊपर यह आरोप लगाया गया। हम जन अदालत लगाकर, मेरा ये चैलेंज है और आप लोगों को कह रहा हूँ, आप लोग ये बात छापते ही नहीं हैं। जो प्रमुख खबरें हैं उसको पता नहीं आप लोग हेडलाइन क्या बनाते हैं, कैसे बना देते हैं, उसको बनाइए। 15 साल की अपनी उपलब्धि, कामयाबी मैं जन अदालत में रखने के लिए तैयार हूँ, और जिसको हमसे जो सवाल करना है वो करें। और 60 साल का अपना हिसाब लोग दें, 15 साल का अपना हिसाब हम देने के लिए हर हमेशा तैयार हैं, और जनता के सामने तैयार हैं, बंद कमरे में नहीं, खुले मंच से खुली अदालत में हम देने के लिए तैयार हैं। हम 15 साल का हिसाब देने के लिए तैयार हैं, लोग अपना 60 साल का हिसाब देने के लिए